4 जनवरी 1963 की ये बात है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर भोलानाथ मलिक और उनके साथी एक इमारत की छत पर खड़े हुए थे। सामने लोगों का अंबार लगा था, भीड़ टकटकी लगाए छत की ओर देख रही थी। उन्हें किसी खास चीज का इंतजार था। कुछ देर में मलिक अपने हाथ उठाते हैं। उनके हाथ में लकड़ी की एक छोटी सी डिब्बी थी। भीड़ जो अब तक लगभग छटपटा रही थी, डिब्बी को देखकर कुछ शांत होती है, लेकिन मामला यहीं पर खत्म नहीं होता। लकड़ी की छोटी सी डिब्बी अपने अंदर कयामत समेटे हुए थी। कुछ दिन पहले इस डिब्बी की चोरी हुई और आज अचानक से ये डिब्बी वापस लौट आई थी। हालांकि आवाम को इस बात पर विश्वास नहीं था। आवाजें उठी कि सरकार नकली डिब्बी लेकर आ गई है, और ये बात महज आवाम की तरफ से नहीं उठ रही थी। ये सब जहां हो रहा था उस जगह का नाम था वादी कश्मीर। पाकिस्तान इसे भारत सरकार की साजिश बताने वाली अफवाहों को हवा देने की पुरजोर कोशिश कर रहा था। लेकिन फिर एक खेल हुआ। तय हुआ कि कुछ रोज बाद आवाम डिब्बी का दीदार खुद कर सकेगी। इस बीच डिब्बी को एक खास सेफ की सुरक्षा में रख दिया गया था। कश्मीर में जब ये सब घट रहा था, दिल्ली में हड़कंप मचा हुआ था। नेहरू दिल का दौरा पड़ने से बीमार थे, लेकिन उन्होंने अपना पूरा लाव लश्कर कश्मीर भेज रखा था। कमान संभाल रखी थी लाल बहादुर शास्त्री ने। इसके अलावा गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा, गृह सचिव वेंकट विश्वनाथन और आईबी की पूरी टीम कश्मीर में डेरा डाले हुए थी। आम लोगों के लिए डिब्बी का दीदार करने के लिए 6 फरवरी की तारीख तय थी, लेकिन उससे पहले एक और काम होना था। पहले 4 फरवरी को डिब्बी को देखने के लिए कुछ धर्मगुरुओं को बुलाया गया। दोपहर के 3 बजे पहले डिब्बी की कहानी बताई गई। उसके बाद मजिस्ट्रेट ने सेफ की सील तोड़ी, डिब्बी को बाहर निकाला गया। डिब्बी के अमानतदार अब्दुल रहीम ने डिब्बी खोली और उसे एक एक कर 14 लोगों की नजरों के पास लेकर गया। इनमें से एक फकीर मिराग शाह ने डिब्बी के अंदर झांक कर देखा। डिब्बी में झांकते ही उनके मुंह से निकला हक, यानी सच है। वहां मौजूद लोगों ने एक स्वर में कहा मबरूक मबरूक, यानी मुबारक हो। 2 दिन बाद 6 तारीख के रोज कुछ 60,000 लोगों ने डिब्बी का दीदार किया, और इसी के साथ 37 दिन के इस ड्रामे का पटाक्षेप हो गया। इन 37 दिनों तक इस्लामिक दुनिया में मानो कयामत आ गई थी। भारत और पाकिस्तान दोनों जगहों पर दंगे शुरू हो गए थे। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र जाने की बात कर रहा था। कश्मीर में मुख्यमंत्री हटाने तक की नौबत आ गई थी। हालांकि कारण यही था या नहीं, ये साफ नहीं, लेकिन नेहरू को इस दौरान दिल का दौरा पड़ गया था, जिसके बाद उनकी तबीयत खराब रहने लगी। डिब्बी मिलने पर उन्होंने भोलानाथ मलिक को फोन कर कहा था, मलिक तुमने कश्मीर को बचा लिया। अब सवाल ये कि आखिर लकड़ी की उस छोटी सी डिब्बी में ऐसा क्या था, कितना हंगामा हुआ? तो उसका जवाब है एक बाल। लेकिन ये कोई आम बाल नहीं था। कश्मीर की हजरत बल मस्जिद में रखा ये बाल माना जाता है कि पैगंबर मोहम्मद की दाढ़ी का बाल है। पैगंबर की इस निशानी को मुंह मुकद्दस कहा जाता है। 1963 में कैसे ये बाल चोरी हुआ, फिर कैसे बड़े ही रहस्यमयी ढंग से वापस भी आ गया, इसी से जुड़ी है हमारी आज की ये कहानी। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं भारत के ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। शुरुआत करते एकदम पीछे से, यानी कि 17वीं सदी की ये बात है। सैयद अब्दुल्ला मदीना से भागकर भारत आए और अपने साथ 3 पवित्र चीजें वो लेकर आए। हजरत अली की पगड़ी, उनके घोड़े की जीन और मुंह मुकद्दस, यानी पैगंबर मोहम्मद की दाढ़ी का बाल। सैयद अब्दुल्ला की मौत के बाद उनके बेटे सैयद हामिद इन पवित्र निशानियों के अमानतदार बनाए गए। यहाँ से मुंह मुकद्दस कश्मीर कैसे पहुंचा, इसको लेकर अलग अलग तरह की कहानियां चलती हैं। एक किस्सा ये है कि सैयद हामिद ने मुंह मुकद्दस कश्मीर के एक रईस कारोबारी नूरुद्दीन को बेच दिया था, जबकि एक और कहानी ये बताती कि एक रोज़ सैयद के ख्वाब में हज़रत मोहम्मद आए और उनसे कहा कि 3 में से एक पवित्र निशानी नूरुद्दीन को दे दें, हिफाजत से रखने के लिए। बहरहाल हुआ जो भी, नूरुद्दीन अपने साथ मुंह मुकद्दस को लाहौर लेकर आ गए। हिंदुस्तान में इस दौर में मुगल बादशाह औरंगजेब का राज था। उनको इस घटना का पता चला तो उन्होंने नूरुद्दीन को गिरफ्तार कर मुंह मुकद्दस हत्या लिया। औरंगजेब ने इसे अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में रखवा दिया। यहाँ से इसे साल 1700 में कश्मीर भेजा गया। कश्मीर में इसे नक्शबंद साहिब दरगाह में रखा गया। मुंह मुकद्दस का दीदार करने के लिए हजारों की संख्या में लोग आते थे। जगह छोटी पड़ने लगी तो उसे सादिकाबाद ट्रांसफर कर दिया गया। यहाँ इसे एक मस्जिद में रखवाया गया। इस मस्जिद की कहानी भी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। पहले ये आम इमारत हुआ करती थी, नाम था इशरत महल।
1623 में इसका निर्माण कश्मीर के सूबेदार सादिक खान ने करवाया था। 1634 में जब शाहजहां ने यहाँ का दौरा किया तो उन्होंने यहाँ प्रार्थना हॉल का निर्माण कराया। साल 1700 में इसी जगह मुए मुकद्दस को रखवाया गया, जिसके बाद इसे हजरत बल दरगाह के नाम से जाना जाने लगा। इसकी देखरेख का जिम्मा नूरुद्दीन की बेटी इनायत बेगम के जिम्मे था। इनायत बेगम की शादी जिस परिवार में हुई उनका आखिरी नाम बंदे था। इसके बाद परंपरा बन गई कि इसी परिवार के मर्द वारिस मुए मुकद्दस की देखरेख करेंगे। ये सिलसिला सदियों तक यूं ही चलता रहा। अब यहाँ से सीधे चलते हैं साल 1963 पर। 27 दिसंबर की बात है। खलील नाम का एक खादिम जो दरगाह में ही सोया करता था, सुबह उठा, वुजू करने के बाद वो नमाज अदा करने के लिए मुख्य हॉल में पहुंच गया। यहाँ उसकी नज़र सीधे हुजराए ख़ास पर पड़ी। हुजराए ख़ास यानी वो जगह जहाँ मुए मुकद्दस को रखा गया था। हाँ, जो नज़ारा था उससे खलील के होश फाख्ता हो गए। हुजराए ख़ास के चांदी के दरवाजे टूटे पड़े थे। अंदर एक सेफ था जिसके लिए 3 चाबियों की ज़रूरत पड़ती थी, उसे भी तोड़ा गया था। खलील ने अंदर चेक किया तो लकड़ी की वो डिब्बी जिसमें मुए मुकद्दस रखा रहता है गायब थी। खलील सीधे दरवाजे से बाहर भागा और सीधे चीफ ट्रस्टी अब्दुर्रहमान बंदे के घर गया। मिनटों में खबर आग की तरह फैल गई। घंटे के भीतर कुछ 50,000 लोग काले झंडों के साथ दरगाह के सामने इकट्ठा हो गए। कई जगह गोली चलने की खबरें आईं। हालात गंभीर होते जा रहे थे। तुरंत ये मुद्दा केंद्र सरकार तक पहुंचा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 1960 के दशक का कश्मीर था। कश्मीर के सबसे बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला जेल में डाले जा चुके थे। उनकी जगह बख्शी गुलाम मोहम्मद को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन फिर कामराज प्लान के तहत वो भी हटा दिए गए और उनकी जगह ख्वाजा शमसुद्दीन को कश्मीर का मुख्यमंत्री बना दिया गया। कश्मीर में राजनीतिक हालात अस्थिर बने हुए थे। वहीं एक दूसरी मुसीबत सीमा पार से आ रही थी। पाकिस्तान आंख दिखा रहा था और 1962 का युद्ध हारने के बाद नेहरू पुराने वाले नेहरू नहीं रह गए थे। 1963 में आज़ादी के बाद पहली बार उनकी सरकार के खिलाफ सदन में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था। लेकिन इन सब के बावजूद जो घटना नेहरू के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हुई और जिसकी वजह से कथित रूप से उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई, वो थी हजरत बल की घटना। जैसे ही उन्हें घटना की खबर मिली, उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों को सीधे कश्मीर रवाना किया। पीछे पीछे गृह मंत्री भी रवाना हुए। साथ ही कश्मीर में मुख्यमंत्री ने भी चीजें संभालने की कोशिश की। शमसुद्दीन ने चोरों को पकड़ने के लिए 1 लाख रुपए का इनाम रखा। किसी तरह कश्मीर को उबलने से बचाया जा रहा था। इसके बावजूद लोग शांत होने का नाम नहीं ले रहे थे। अगले ही रोज सरकारी दफ्तरों पर हमले होने लगे। मजबूरन कश्मीर में कर्फ्यू लगाना पड़ा। ये मुद्दा सिर्फ एक मजहब तक सीमित नहीं था, बल्कि इसे कश्मीरियत से जोड़कर देखा गया। कई जगहों पर हिंदू और सिख भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। हर जगह मुए मुकद्दस के वापस मिलने की दुआ मांगी जा रही थी। चूंकि ये मुद्दा कश्मीर से जुड़ा था, पाकिस्तान ने भी इस मुद्दे को भुनाने की खूब कोशिश की। वहां जिन्ना की मज़ार पर जुलूस निकाला गया। पाकिस्तानी हुक्मरानों ने इस घटना को भारत सरकार की साजिश करार दिया। लिहाजा पाकिस्तान में दंगे भड़क गए, सैकड़ों लोग मारे गए। नतीजतन ये घटना पूर्वी पाकिस्तान से हिंदुओं के पलायन की एक और गवाह बनी। इसी बीच 31 दिसंबर के रोज भोलानाथ मलिक और उनकी टीम कश्मीर पहुंची। उन्होंने केस की छानबीन करनी शुरू की। मलिक के सामने एक बड़ा सबूत था, चांदी का दरवाजा जिसमें मुए मुकद्दस रखा हुआ था। चूंकि चोरी करने वाला चांदी के दरवाजे छोड़ गया था, इसलिए मलिक ने अंदाजा लगाया कि सब चोरी की नीयत से किया ही नहीं गया था। एक थ्योरी चली कि शायद किसी ने मुए मुकद्दस के प्राइवेट दीदार करने चाहे थे और जब वो समय पर इसे लौटा नहीं पाया तो उसने चोरी का सीन बना दिया। उधर 4 जनवरी को कश्मीर के सदर रियासत कर्ण सिंह हजरत बल दरगाह गए और जियारत की। कर्ण सिंह की आमद अपने साथ एक खुशखबरी लाई। 4 जनवरी की शाम 5 बजे अचानक पता चला कि मुए मुकद्दस लौट आया है। डिब्बी अपने स्थान पर लौट चुकी थी। किसने रखी, क्यों रखी, इसका जवाब किसी के पास नहीं था और अभी किसी को इस बात की परवाह भी नहीं थी। सबसे ज़रूरी काम था आवाम को विश्वास दिलाना। शुरुआत में लोग मुए मुकद्दस की वापसी से खुश थे, लेकिन फिर अचानक लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। कैसे पता कि असली मुए मुकद्दस है? ऐसा तो था नहीं कि डीएनए टेस्टिंग से कोई जांच हो जाती। आखिर में तय ये हुआ कि इसका फैसला धर्मगुरु करेंगे। कश्मीर के सबसे बड़े संत मिराग शाह कशानी को बुलाया गया। कशानी की नज़र कमज़ोर थी। उन्होंने 60 सेकंड तक डिब्बी को घूर कर देखा। ये 60 सेकंड तय करते कि कश्मीर में शांति हो गया, एक बार फिर पहले जैसे हालात हो जाएंगे। कशानी ने मुए मुकद्दस पर मुहर लगा दी। कश्मीर में जश्न का माहौल था। वहीं नेहरू राहत की सांस ले रहे थे। आखिर में बचा एक सवाल, मुए मुकद्दस चोरी किसने किया और कौन उसे वापस रख कर गया? गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा ने फरवरी 1964 में संसद को जो जानकारी दी, उसके अनुसार चोरी में 3 लोगों का हाथ था। इनमें से एक दरगाह का खादिम था।
वहीं एक का रिश्ता पाकिस्तान से था। इन तीनों लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि एक दूसरी अनाधिकारिक कहानी भी है जो कश्मीर में दबीज जबान में सुनाई जाती है। इस कहानी के अनुसार चोरी हुई ही नहीं थी। इंदर मल्होत्रा द इंडियन एक्सप्रेस में लिखते हैं, लगभग सभी को पता था कि हजरत बल के खादिम को बलि का बकरा बनाया गया है। ये माना जाता है कि बख्शे गुलाम मोहम्मद के घर की बूढ़ी महिला इस पवित्र निशानी का दीदार करना चाहती थी। उन्होंने इसे गायब किया और बाद में वापस भी रख दिया। इस मामले की जांच करने वाले BN मलिक अपने संस्मरणों में लिखते हैं, पवित्र निशानी की वापसी एक खुफिया अभियान था, इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। हजरत बल की घटना के दौरान ही नेहरू की तबीयत खराब हुई और चंद महीने बाद 1964 में उनकी मृत्यु हो गई। इसी के साथ आज का तारीख का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। ये एपिसोड आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी कमल भट्ट। जाते जाते एक खास सूचना आपके लिए, शुरू हो गया YouTube पर लल्लन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या कुछ होगा इस मेंबरशिप में? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे शोज। लल्लन टॉप के हमसे बैंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। लल्लन टॉप के न्यूज रूम में क्या कुछ होता है, अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की सारी उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद आप सिने सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी सबसे पहले सुन पाएंगे। काम करते करते महीने भर लल्लन टॉप वालों ने क्या मजेदार गड़बड़ियां की और क्या गलतियां की, ये BTS माने बिहाइंड द सीन भी आप देख पाएंगे। मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप YouTube के चैट्स और कमेंट्स में कर पाएंगे। और इस मजे के लिए करना क्या होगा, आपको जाना होगा लल्लन टॉप YouTube चैनल पर और ज्वाइन का बटन दबाना होगा। फिर सिर्फ 59 रुपये महीने में आपको मिलेगा लल्लन टॉप मजा। बाकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। शुक्रिया।